दोस्तों नमस्कार। हम लोगों ने पिछली बार विवादास्पद प्रकृति के कुछ वक्तव्यों को लेकर के समाज विज्ञान के संदर्भों को सम्मिलित करने की कोशिश की थी और यह जानने का प्रयास किया था कि जिन समाज वैज्ञानिकों या सामाजिक सुधारकों के विषय में विवादास्पद वक्तव्य दिए गए हैं, उनकी अपनी वैचारिकी की गहराई किस सीमा तक है। और इस संदर्भ में हम लोगों ने मीरा, भगत सिंह, नेहरू के विषय में बात की थी, बी आर अम्बेडकर के विषय में बात की थी और यह बताने का प्रयास किया था कि इन समाज सुधारकों या समाज वैज्ञानिकों या स्वाधीनता संघर्ष में सहभागिता करने वाले जो नेतृत्वकारी साथी रहे हैं, उनकी वैचारिकी को समझे बिना हम भारतीय समाज विज्ञान की चर्चा नहीं कर सकते। विशेष रूप से उसके आलोचनात्मक पक्ष की चर्चा तो नहीं कर सकते। अब आज से हम लोग विषय के बारे में बात करना चाहेंगे और शुरुआत में हमने डुर्कहाइम के बारे में, मैक्स वेबर के बारे में बात की थी। अब समाज विज्ञान के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विचारक कार्ल मार्क्स के विषय में आज से हमारे वक्तव्य शुरू होंगे। मैं इस प्रारंभिक वक्तव्य को समाज विज्ञान के अपने एक साथी माइकल बुरावे को समर्पित कर रहा हूं, जिनकी की असामयिक मृत्यु 3 दिन पहले एक रोड एक्सीडेंट में हुई। वे ब्रितानी समाजशास्त्री थे और लेफ्ट आइडियोलॉजी को लेकर जो सामाजिक यथार्थ है, उस सामाजिक यथार्थ का उन्होंने बखूबी विश्लेषण किया। उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, चेंजेस इन द लेबर प्रोसेस अंडर मोनोपोली कैपिटलिज्म, यानी एकाधिकारवादी पूंजीवाद के अंतर्गत जो श्रम संबंधी प्रक्रियाएं हैं, उन श्रम संबंधी प्रक्रियाओं में किस प्रकार के बदलाव आए हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है कि हम किस तरह से इस तरह की पूंजीवादी व्यवस्था में राजसत्ता और कॉरपोरेट वर्ल्ड और प्रभावशाली तबका किस तरह से ऐसे विचारों को निर्मित करता है जिन विचारों को लेकर के एक मत्यता को स्थापित करने की कोशिश की जाती है, यानी हमारे और आपके विचारों में सहमति हो, इस सहमति को उत्पादित किया जाता है। ये सहमति स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, अपितु यह उत्पादित की जाती है। लगभग इसी टाइटल से एक अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक अमेरिका के प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक नॉम चोम्स्की ने लिखी, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, और उसमें भी यही बताया गया कि किस तरह से वैचारिकी का उत्पादन कुछ प्रभावशाली समूहों के एकाधिकार को स्थापित करने के लिए निर्मित किया जाता है और उस विचार को फिर पॉपुलिस्ट लॉजिक के साथ में, लोकप्रियता के संदर्भों के साथ में जन चेतना का हिस्सा बनाया जाता है। ये दो पुस्तकें मैंने इसलिए बताई क्योंकि इन दोनों पुस्तकों के मूल में कहीं ना कहीं मार्क्स का चिंतन सक्रिय है। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 5 मई 1818 को हुआ और इनकी मृत्यु 14 मार्च 1883 को हुई। इस दृष्टि से मार्क्स 19th सेंचुरी के एक बहुत प्रभावशाली विचारक है। हम लोगों ने जब पिछली बार बात की थी फाउंडेशन के संदर्भ में, फाउंडिंग फादर्स के संदर्भ में, तब कार्ल पॉपर के एक वक्तव्य की चर्चा हम लोगों के बीच में आई थी, जिसमें ये कहा गया कि आप कार्ल मार्क्स के चिंतन से एग्री कर सकते हैं, आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मार्क्स के चिंतन की उपेक्षा नहीं की जा सकती। कार्ल मार्क्स का जो चिंतन है संभवतया
मानव इतिहास में समाज विज्ञान को और दर्शन को मार्क्स और एंगल्स के विचारों ने जितना प्रभावित किया है, संभवतः अन्य किसी विचारक ने प्रभावित नहीं किया। आज के संदर्भ में भी अगर हम बात करें तो जो दौर चल रहा है, जिसको कि आप नियो लिबरल इकोनॉमी के साथ में नव्य उदारवादी अर्थव्यवस्था के साथ, कॉरपोरेट कैपिटलिज्म के साथ, कॉरपोरेटीय पूंजीवाद के साथ जोड़ रहे हैं, उस कॉरपोरेटीय पूंजीवाद में या नियो लिबरल इकोनॉमी में या फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर जो पूंजी और श्रम के मध्य के अंतर विरोध हैं, उन अंतर विरोधों को आज भी समझने के लिए कार्ल मार्क्स का अध्ययन अनिवार्य हो जाता है। यह कोई इकोनॉमिक सोशियोलॉजी का सवाल नहीं, ना ही यह सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट का सवाल है। असल में समूची समाज व्यवस्था के विकास के क्रम को समझने के लिए, उसके इतिहास को समझने के लिए, इतिहास के पूर्व की स्थितियों को समझने के लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई वैचारिक और पद्धति शास्त्रीय उपकरण हमारे सामने है तो वो कार्ल मार्क्स के चिंतन के साथ में जुड़ता है। एक बात और इसमें बहुत महत्वपूर्ण तरीके से हमको समझने की जरूरत है। जब मैं कार्ल मार्क्स के इस वक्तव्य को तैयार कर रहा था, तब मार्क्स के बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकों से लगभग 25 वर्ष पूर्व एक पुस्तक मिग्नेट के द्वारा लिखी गई थी, हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नाम पर। यह मिग्नेट की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और मिग्नेट फ्रांस के बहुत महत्वपूर्ण इतिहासकार है। वो जब चर्चा उस पुस्तक की आई, तब हमारा ध्यान एक ऐसे दृष्टिकोण की तरफ गया जिस दृष्टिकोण को आज के संदर्भ में समझने की जरूरत है। मिग्नेट इस बात की चर्चा करते हैं कि किसी भी समाज के अंदर सामाजिक रूपांतरण जो कि गुणात्मक प्रकृति का है, यानी जिसको आप क्वालिटेटिव सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कहें या बहुत सामान्य शब्दों में जिसको क्रांति की अवधारणा के साथ जोड़े, तो क्या इस प्रकार का रूपांतरण मूलक बदलाव शांतिपूर्वक हो सकता है? क्या यह पीसफुल मैकेनिज्म के द्वारा संभव है? इस सवाल को मिग्नेट हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर रेज करते हैं और उनका ये मत है, और जिस मत को हम आगे चल करके कार्ल मार्क्स के संदर्भ में भी समझने की कोशिश करेंगे, कि इतिहास के कुछ खास दौर ऐसे होते हैं जब बदलाव अनिवार्य हो जाता है, उस बदलाव को करना हमारे लिए अत्यावश्यक हो जाता है। अब जब आप बदलाव कर रहे हैं, और जिसको कि हमने कहा कि भाई ये रूपांतरणकारी है, ट्रांसफॉर्मेशन है, क्वालिटेटिव चेंज है, रिवॉल्यूशनरी डायमेंशन है, तो स्वाभाविक है कि समाज का एक हिस्सा उस प्रतिरोध का स्वरूप ग्रहण करेगा जो प्रतिरोध उस बदलाव के विपरीत जा सकता है। यानी अगर आप बदलाव चाहते हैं तो बदलाव का प्रतिरोध भी संभव हो सकता है, और यदि प्रतिरोध की स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो वह प्रतिरोध किसी भी सामाजिक व्यवस्था में हिंसा को स्वयं थोप देता है। यानी प्रतिरोध का जो परिणाम है, प्रतिरोध का रिपरकर्शन है, वह रिपरकर्शन किसी ना किसी रूप में हिंसा के साथ जुड़ता है। तो पहला सवाल हमारे लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या किसी भी सामाजिक व्यवस्था में रूपांतरणकारी स्थितियां जब उत्पन्न होती हैं, जो कि अनिवार्य हैं या आवश्यक हैं, तो उतना ही अनिवार्य उनका प्रतिरोध भी होता है, और वह प्रतिरोध स्वयं में हिंसा का पर्याय बन जाता है या हिंसा को एक परिणाम के रूप में हमारे सामने लेकर के आता है। इस वैचारिकी के साथ हम कार्ल मार्क्स को लिखने का प्रयास करते हैं। कार्ल मार्क्स पर जर्मनी का, फ्रांस का और इंग्लैंड का, इन तीनों का
काफी कुछ प्रभाव है। रिवॉल्यूशनरी प्रकृति के हैं कार्ल मार्क्स, और उस रिवॉल्यूशनरी प्रकृति के कारण उन्हें एक राष्ट्र राज्य से दूसरे राष्ट्र राज्य में जाना पड़ा। हम उसकी चर्चा आगे चल करके ज्यादा व्यापक रूप में करने का प्रयास करेंगे, लेकिन कुछ मूल स्थापनाएं हम यहाँ पर निर्मित करने की कोशिश करें। एक तो ये कि मार्क्स के जो विचार हैं, उन विचारों को समझने के लिए और उनका अध्ययन करने के लिए दर्शन के साथ उसे जोड़ना जरूरी है। दूसरे रूप में हम ये भी कह सकते हैं कि मार्क्स का अपना चिंतन स्वयं में एक दर्शन है, वह दर्शन जिसे कि रेडिकल साइंटिफिक और क्रिटिकल फिलॉसफी के रूप में जानने की जरूरत है। यह आमूलचूल परिवर्तनकारी है, यानी रेडिकल है, इसके अंदर क्रिटिकल करेक्टर है, इसके अंदर एक आलोचनात्मक चरित्र है, और यह दर्शन अन्य दर्शनों से भिन्न है। यानी एक स्टेज पर भौतिकवादी दर्शन और पराभौतिकवादी दर्शन या मेटाफिजिकल फिलॉसफी, इनके बीच की जो बहस है, वह बहस मार्क्स के चिंतन से उभर करके हमारे सामने आती है। इस चिंतन की जो बहस की प्रक्रिया है या बहस का जो स्वरूप है, हम उसको मार्क्स और हीगेल के जो दार्शनिक विवाद हैं, उन दार्शनिक विवादों के संदर्भ में आगे आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये कि मार्क्स का अपना अध्ययन एक विश्लेषण की पद्धति को भी हमारे सामने लाता है। ये अपने आप में एक मेथड है जिस मेथड के माध्यम से एनालिसिस की जा सकती है। यानी मार्क्सिज्म इज ए फिलॉसफी ऑफ रेडिकल कैरेक्टर, नंबर वन। मार्क्सिज्म इज अ मेथड टू अंडरस्टैंड society. This method provides opportunities to make analytical dimensions as far as societal development is concerned. ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए जब आप मार्क्स के चिंतन में पेनिट्रेट करते हैं, इसके अंदर गहराई से उतरते हैं, तो फिर हमको वहां पर प्रिंसिपल्स ऑफ डायलेक्टिक्स, द्वंद्वात्मकता का सिद्धांत, उस द्वंद्वात्मकता के सिद्धांत का भौतिकवादी पक्ष यानी मेटेलिस्टिक डायलेक्टिक्स, या जिसको आप डायलेक्टिकल मेटेलिज्म कहते हैं, और उस डायलेक्टिकल मेटेलिज्म को आधार बना करके इतिहास का विश्लेषण, जहां वह डायलेक्टिकल हिस्टोरिकल मेटेलिज्म बन जाता है। तो डायलेक्टिकल हिस्टोरिकल मेटेलिज्म यानी इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या द्वंद्वात्मकता के स्वरूप के आधार पर जब हम इसको लाते हैं, तो मार्क्स का चिंतन हमें एक विशेष प्रकार की इंक्वायरी की तरफ, एक विशेष प्रकार के अन्वेषण की तरफ, एक विशेष प्रकार की पद्धति की तरफ ले जाता है। और ये मार्क्स के चिंतन का एक अपना मेथोडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मार्क्स, मैक्स वेबर और दुर्खाइम, ये तीनों ही विचारक, एक सीमा तक अगर आप चाहें तो इसमें कुंत को भी शामिल कर सकते हैं, जॉर्ज सिमेल को भी शामिल कर सकते हैं, इनके अपने दर्शन में, इनके अपने चिंतन में, यहाँ दर्शन का मतलब मैं सिस्टम ऑफ नॉलेज के साथ ले रहा हूँ, इनकी अपनी समूची ज्ञान व्यवस्था के अंदर हमें विशिष्ट प्रकार की पद्धतियां नजर आती हैं। वे विशिष्ट प्रकार की पद्धतियां जहां पर कहीं पॉजिटिविज्म उत्पन्न होता है, जहां पर कहीं रियलिज्म उत्पन्न होता है, जहां पर कहीं आइडियोलॉजिकल डायमेंशन से जुड़े हुए पद्धति के स्वरूप हमारे सामने उभर करके आते हैं। तो विश्लेषण की पद्धतियों के रूप में भी इन विचारकों को विशेष रूप से कार्ल मार्क्स के चिंतन को देखने की जरूरत है। और तीसरा जो सबके सामने बहुत महत्वपूर्ण पक्ष के रूप में जाना जाता है कि किसी भी सामाजिक व्यवस्था में रूपांतरण मूलक सामाजिक परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेटिव सोशल चेंज, वो ट्रांसफॉर्मेटिव सोशल चेंज को समझने के लिए हमें मार्क्स के चिंतन को समझने की जरूरत है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें मार्क्स की वैचारिकी को तीन तरीके से समझना होगा। एक, मार्क्स का चिंतन जो कि दर्शन यानी एक विशेष प्रकार के सिस्टम ऑफ नॉलेज को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। मार्क्स का
समूचा विचार जो हमें एक पद्धति शास्त्रीय स्वरूप प्रदान करता है, और मार्क्स का एक ऐसा विचार जो कि सामाजिक व्यवस्था के अंदर रूपांतरण मूलक सामाजिक परिवर्तन की संभावनाओं से जुड़े हुए चिंतन को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। ये पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है, और इन पक्षों के साथ मार्क्स के दो जो स्टेटमेंट हैं, वो दो स्टेटमेंट जरूरी हो जाते हैं जब हम इन तीनों डायमेंशंस को समझने का प्रयास करते हैं। पहला स्टेटमेंट मार्क्स ने जो प्रस्तुत किया, उनकी अपनी एक पुस्तक है थीसिस ऑन फायरवर्क, उसमें प्रस्तुत किया, और उसमें कहा कि द फिलोसोफर्स हैव ओनली इंटरप्रेटेड द वर्ल्ड इन वेरियस वेज, द पॉइंट इज हाउएवर टू चेंज इट। यानी विभिन्न दार्शनिकों ने, बुद्धिजीवियों ने इस विश्व की व्याख्या अपने अपने तरीके से की है, उसकी विवेचना की है, उसके स्वरूप की चर्चा की है, लेकिन केवल स्वरूप की चर्चा और विवेचना यही हमारा दायित्व नहीं है। हमारा मुख्य दायित्व है कि हम इसको किस तरह से बदलें। यानी मार्क्स ये संकेत दे रहे हैं कि समाज वैज्ञानिकों का, दार्शनिकों का और बुद्धिजीवियों का दायित्व केवल सामाजिक व्यवस्थाओं की व्याख्या करना ही नहीं है, लेकिन उन सामाजिक व्यवस्थाओं में जिस तरह का उत्पीड़न और शोषण, असमानता, ये जो पक्ष उत्पन्न हुए हैं, इन पक्षों को न्यूनतम करने के लिए, इनको समाप्त करने के लिए हमें उन प्रयासों को भी सामने लाना होगा जो प्रयास किसी ना किसी रूप में सामाजिक परिवर्तन की संभावनाओं को जन्म देते हैं। सो द पॉइंट इज हाउएवर टू चेंज इट। ये एक ऐसा पार्ट है जिस पार्ट को अगर हम कहीं ग्रामशी के चिंतन के कुछ जो कंसेप्ट हैं, उन कंसेप्ट को ले, मार्क्स के कंसेप्ट को भी ले, तो ये पैरेक्सिस है, ये कॉम्बिनेशन बिटवीन थॉट एंड एक्शन। केवल थॉट की जरूरत नहीं, केवल एक्शन की जरूरत नहीं, थॉट और एक्शन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो इंटरप्रिटेशन भी होना चाहिए, लेकिन इंटरप्रिटेशन के साथ साथ उस फॉर्मेट की भी संभावनाओं की तलाश होनी चाहिए, वो स्ट्रेटेजीज और टैक्टिक्स भी होनी चाहिए जिसके माध्यम से हम सामाजिक परिवर्तन को प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि शोषण और दमन से किसी ना किसी रूप में मुक्ति पाई जा सके। ये इस स्टेटमेंट का अर्थ है जो कि मार्क्स के चिंतन की मूल धारणा के साथ जुड़ा हुआ है। एक दूसरा स्टेटमेंट है मार्क्स का जो कि प्रीफेस टू ए कंट्रीब्यूशन टू द पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर दिया गया है, और वो स्टेटमेंट बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट है। इट इज नॉट द कॉन्शियसनेस ऑफ मैन दैट डिटरमिन्स देयर बीइंग, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी देयर सोशल बीइंग दैट डिटरमिन्स देयर कॉन्शियसनेस। ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये है कि चेतना मनुष्य के अस्तित्व का निर्धारण नहीं करती है, बल्कि इसके उलट मनुष्य का अस्तित्व, उसका सामाजिक अस्तित्व, वह उसकी चेतना को निर्मित करता है। तो अस्तित्व का और चेतना के साथ क्या संबंध है? सामान्यतः ये कहा जाता था कि चेतना मनुष्य के अस्तित्व को निर्धारित करती है। हीगेल का समूचा चिंतन और जो मेटाफिजिकल फिलॉसफी है, उस मेटाफिजिकल फिलॉसफी के अंदर ये परसेप्शन बार बार उभरता है। मार्क्स इस परसेप्शन को, मार्क्स इस स्टेटमेंट को स्वीकार नहीं करते, और उनका कहना यह है कि चेतना मनुष्य के अस्तित्व को निर्धारित नहीं करती, अपितु मनुष्य का अस्तित्व चेतना को निर्धारित करता है। मेरे अस्तित्व को निरंतरता प्रदान करने की कुछ सामाजिक, कुछ प्राकृतिक शर्तें हैं, जिन शर्तों को पूरा करते हुए, जिनके साथ संबंध स्थापित करते हुए मेरा अपना उद्विकास होता है, मैं आगे बढ़ता हूँ, और वही उद्विकास, ये मॉडल धीरे धीरे मेरी चेतना को निर्मित करता चला जाता है। ये एक ऐसा पक्ष है जो कि हमें मार्क्स के दर्शन के अंदर समझने की जरूरत है। एक दोस्तों, इस बार जो हम अपने वक्तव्य की रचना कर रहे हैं, इस वक्तव्य की रचना में मैं कुछ बदलाव
लाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने पहले जो व्याख्याएं की थी उन व्याख्याओं को सारगर्भित संदर्भ के साथ में, विश्लेषणात्मक पक्ष के साथ में प्रस्तुत किया था, जिसमें कि हमने कई सारी चीजों को छोड़ दिया था। अब की मेरी कोशिश ये है कि हम अपनी जो प्रस्तुतिकरण है उस प्रस्तुतिकरण का एक और परिवर्तनकारी स्वरूप आपके सामने लेकर के आए। इसमें सबसे पहले हम चर्चा करें उन महत्वपूर्ण पुस्तकों की जिन महत्वपूर्ण पुस्तकों को कार्ल मार्क्स और कुछ पुस्तकों को कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने साथ साथ लिखा है। तो पहले हम पुस्तकों के नाम जो उनकी कृतियां हैं उन कृतियों के नाम लेकर के आएंगे। बाद में जब हम विश्लेषण करेंगे तो ये इन कृतियों के नाम बार बार कुछ स्टेटमेंट्स के साथ आएंगे। और इसके बाद में दूसरा जो महत्वपूर्ण इंक्लूजन मैंने करने की कोशिश की है वह ये है कि हम अब पहले विचारकों के शब्दावली को, उनकी अपनी टर्मिनोलॉजी को, उनके अपने कंसेप्ट को कंस्ट्रक्ट करें, उसको एनालिस्ट करें और उन एनालिस्ट करने के बाद उनके कुछ मीनिंग जान जाएं, ताकि जब आगे के विश्लेषण हो तो उनको हम समझ सकें। तो कार्ल मार्क्स की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उसमें द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, दास कैपिटल जिसके 3 वॉल्यूम है, जो आखिर का जो वॉल्यूम है वो मार्क्स की मृत्यु के बाद प्रकाशन में आया, द होली फैमिली, द जर्मन आइडियोलॉजी, इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844, ऑन द ज्यूस क्वेश्चंस, ज्यूस को लेकर के जो सवाल हैं उन सवालों को लेकर के लिखी गई एक पुस्तक, द 18th ब्रूमेयर ऑफ लुई बोनापार्ट, सिविल वॉर इन फ्रांस, ए कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, थीसिस ऑन फायरवर्क एंड ग्रनरेस। ये वो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिन महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना मार्क्स ने, और कुछ पुस्तकों की रचना जैसे द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उनकी रचना मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स दोनों ने साथ मिलकर के की है। अनेक ऐसे लेख भी हैं मार्क्स के जो भारत के विषय में लिखे गए हैं, और कार्ल मार्क्स ऑन इंडिया, ये उनके उन लेखों का, उनके उन वक्तव्यों का कंपाइलेशन है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि मार्क्स ने सबसे पहले 1857 की जो स्वाधीनता संघर्ष था, तो जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, ये जो शब्द है, यह शब्द कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रयुक्त किया गया है। तो भारत के विषय में भी उन्होंने बहुत सारे अपने वक्तव्य दिए हैं, जिन वक्तव्यों का उल्लेख हम मार्क्स के चिंतन के अंदर करने का प्रयास करेंगे, और ये जानने का प्रयास करेंगे कि कोई एक विचारक जो भारतवर्ष के अंदर कभी आया ही ना हो, उसने सेकेंडरी सोर्सेज के आधार पर और विभिन्न प्रकार की सूचनाओं के आधार पर भारतीय सामाजिक व्यवस्था और इसके अंदर पाई जाने वाली जो विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों के स्वरूप को किस प्रकार से प्रस्तुत किया है, ये पार्ट है। इन किताबों का मैं इसलिए उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि जो बात हमने पहले कही वो बात मैं दोबारा से दोहरा देता हूं कि कार्ल मार्क्स का अध्ययन किए बिना आप कोई भी सामाजिक आर्थिक विश्लेषण नहीं कर सकते, और कार्ल मार्क्स का अध्ययन किए बिना आप रिवॉल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन के कंसेप्ट की रचना नहीं कर सकते। इसलिए इन पुस्तकों को हम समय समय पर अपने वक्तव्यों के अंदर शामिल करने का प्रयास करेंगे। दूसरा जो फ्रेम है वो फ्रेम है वह टर्मिनोलॉजी या वो महत्वपूर्ण शब्द जो कि कार्ल मार्क्स के अपने चिंतन में बार बार उभर करके आते हैं, इनके हमको मीनिंग पता होने चाहिए। और जब भी किसी भी प्रणाली के अंदर आप कार्ल मार्क्स के विचारों को प्रस्तुत करें, किसी भी परीक्षा के अंदर, किसी भी डायलॉग के अंदर, तो इन शब्दों को
अपने चेतना का हिस्सा बनाने की जरूरत है, इनको इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। इसमें हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, ऐतिहासिक भौतिकवाद, ये एक शब्द है, यानी भौतिकवादी स्वरूप के आधार पर इतिहास की व्याख्या। और मैंने पहले भी कहा कि हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म को हम प्रोसेस ऑफ डायलेक्टिक्स, द्वंदात्मकता की प्रक्रिया के साथ जोड़ते हैं, जो मार्क्सियन चिंतन की एक दूसरी महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है, जो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या को हमारे सामने प्रस्तुत करने का एक मोड है, उसका अपना एक स्वरूप है। इस डायलेक्टिक्स के अंदर थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, वाद, प्रतिवाद और संवाद, ये तीन संदर्भ शामिल होते हैं। जहां एक तरफ वाद की स्थिति किसी सहयोगात्मकता को प्रस्तुत करती है, क्योंकि वह सहयोग अपने आप में परफेक्ट नहीं होता, इसलिए उसमें एक स्टेज पर अंतर्विरोध उत्पन्न होता है, तो एंटीथीसिस आती है। और एंटीथीसिस जब अंतर्विरोध होता है तो उस अंतर्विरोध का अपना कोई सॉल्यूशन होता है, उसका कोई रिजॉल्विंग मैकेनिज्म होता है, जिसको कि हम प्रस्तुत करते हैं सिंथेसिस के रूप में। तो थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, ये तीन पक्ष हमारे सामने उभर करके आते हैं जो डायलेक्टिक्स की रचना करते हैं, क्योंकि एंटीथीसिस थीसिस को नेगेट करती है और सिंथेसिस थीसिस और एंटीथीसिस दोनों को नेगेट करती है। इसलिए प्रिंसिपल्स ऑफ डायलेक्टिक्स को हम लॉ ऑफ नेगेशन टू नेगेशन इसके रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। नेगेशन टू नेगेशन यानी अस्वीकृति की अस्वीकृति का नियम, इसको हम इस रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। तो हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म और डायलेक्टिक्स को रूल ऑफ नेगेशन टू नेगेशन के साथ जोड़ना, जिसमें थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, ये तीन कंपोनेंट महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है उसकी महत्वपूर्ण है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की अपनी प्रक्रिया। उस उत्पादन की प्रक्रिया में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन, तथा रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के संबंध, ये सम्मिलित होते हैं। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल है। आज के संदर्भ में उसमें हम टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप के कंपोनेंट्स को भी शामिल कर लेते हैं। ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को विभिन्न माध्यमों से प्रयुक्त करने वाली जो इकाइयां हैं वो मनुष्य है। तो मनुष्य इनको किस तरह से इस्तेमाल करता है, मनुष्य का इन पर स्वामित्व किस प्रकार का है, स्वामित्व किसके पास में है, और जो स्वामित्व रखने वाले समूह हैं वे समूह किस तरह से इन संबंधों की रचना में अपने हस्तक्षेप करते हैं, उनको निर्धारित करते हैं। इसको लेकर के हम प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन तथा मीन्स और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं। इसमें एक चीज आप और भी देखिएगा, एक इसमें फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन का कंसेप्ट आता है, उत्पादन की जो फोर्सेज है, उत्पादन की शक्तियां। और उसमें मार्क्स का एक बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य हमारे सामने आ जाता है, जिसमें वो ये कहते हैं कि कैपिटल इज डेड लेबर, जो पूंजी है वह मृत श्रम है। किस तरह से? वैम्पायर की तरह। वैम्पायर जैसे ब्लड को सक करता है, ठीक उसी तरह से वह वैम्पायर की तरह है, जो कि हमारा जो श्रम है, जो जीवित श्रम है, उस श्रम को सक करके वह पूंजी सक्रियता ग्रहण करती है। ये पूंजी का एक अपना महत्वपूर्ण पक्ष है, जिसको कि हम फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन के साथ में जोड़ते हैं। इसके अतिरिक्त क्लासेस, बेस और सुपर स्ट्रक्चर, एलिनेशन, पॉलिटिकल इकोनॉमी, कैपिटलिज्म, पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, सोशल इमेंसिपेशन, ये वो कंसेप्ट हैं जिन कंसेप्ट को हम मार्क्स की टर्मिनोलॉजी के अंदर ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप कोई वक्तव्य लिखें या कहीं पर कोई डायलॉग करें, कहीं कोई डिस्कशन करें, तो इन शब्दावली का इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है। इन सारे पक्षों की चर्चा और इसको एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश हम अपने अगले वक्तव्यों में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।